Welcome to 4th class of June Current Affairs for Prelims 2021. Assessment of Climate Change over the Indian Region. ये एक रिपोर्ट है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने निकाला है। खास बात क्या है, ये इंडिया की पहली रिपोर्ट है ऑन क्लाइमेट चेंज। बाकी जो फेमस रिपोर्ट्स आती हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो जनरली आईपीसीसी की होती हैं। ठीक है, ये रिपोर्ट इंडिया ने बनाई है क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्पेसिफिकली, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मेंस के लिए ज़रूर होंगी। क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट होता है, ठीक है, वो आप कॉमन सेंस यूज़ करके मार्क कर सकते हो प्रीलिम्स के अंदर। ऐसे केसेस में जनरली सारे ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में मेंशन्ड कुछ कंसेप्ट्स उनके ऊपर यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। जैसे थर्ड पोल क्या है, तो सिंपल सा जवाब है हिमालयन रीजन को थर्ड पोल कहा जाता है, क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के सिवा ये तीसरा ऐसा रीजन है जहाँ पे बहुत सारी आइस एंड स्नो होती है। ठीक है, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द थर्ड पोल। क्रायोस्फीयर क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे पानी सॉलिड फॉर्म में मिले, यानी कि फ्रोजन फॉर्म में। तो क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। तो जैसे ग्लेशियर्स हो गए, चाहे वो हिमालयाज में हों या पोल्स पे हों। परमाफ्रॉस्ट, परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, परमाफ्रॉस्ट वो भी क्रायोस्फीयर का पार्ट है। कोई भी रिवर, सी, लेक, कोई भी चीज़ जम जाती है तो डैट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। ठीक है, बर्फ जम जाती है कई बार लेक के ऊपर, पॉन्ड के ऊपर, तो यस, डैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर। एक और कंसेप्ट है काराकोरम अनोमली। देखो ये हमारा इंडिया, ठीक है, इंडिया के ऊपर यहाँ पे बहुत सारी माउंटेन रेंजेस हैं। ठीक है, काराकोरम रेंज है, हिंदकुश हिमालयास, पमीर प्लेट्यू। अब नॉर्मली क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स पिघलते हैं, देयर इज रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। ये आप समझते हो। ठीक है, इस पिक्चर को देखो, ये सारा ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ तक ग्लेशियर है, हर सीज़न में लगभग यहाँ तक ग्लेशियर बनता है। लेकिन अब क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो गई है तो ये ग्लेशियर सिर्फ यहीं तक बनता है। ये जो एरिया है ये सारा ग्रीनरी है यहाँ पे अब। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज रिट्रीट ऑफ ग्लेशियर। पहले ग्लेशियर यहाँ तक बनता था, लेकिन अब ऊपर तक बनता है सिर्फ। ठीक है, ऐसा मोस्ट ऑफ द ग्लेशियर्स जो हिमालयन रीजन में हैं, जो पोल्स हिमालयन रीजन में जो ग्लेशियर्स है, मोस्ट ऑफ देम आर रिट्रीटिंग, और होना भी चाहिए। ठीक है, और एक बात क्या होती है कि मान लो वर्ल्ड का टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर मान लो 2 डिग्री बढ़ गया सपोज, तो माउंटेन जो अपर माउंटेन्स होते हैं जहाँ पे ग्लेशियर्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जनरली 4 डिग्री बढ़ेगा, डबल बढ़ता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग अगर 2 डिग्री होगी तो माउंटेन्स पे 4 डिग्री होगी, तो यानी कि द इम्पैक्ट इज एम्पलीफाइड। अब काराकोरम एनोमली क्या चीज़ है कि यहाँ पे ग्लेशियर्स पीछे जाने की जगह, जैसे यहाँ पे ग्लेशियर पीछे चला गया, पीछे जाने की जगह काराकोरम में कुछ ग्लेशियर्स ऐसे हैं जो और आगे आ गए हैं, वहाँ पे ग्लेशियर्स और बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बट ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एज काराकोरम एनोमली। अब इसके रीज़न क्या है वो डिबेटेबल है, उस पर रिसर्च चलती रहती है। 2 मेजर रीजन्स जो माने जाते हैं वो ये हैं कि इन फुट हिल्स, ये जो हैं काराकोरम हैं माउंटेन्स, इनके नीचे फुट हिल्स पे इरिगेशन बहुत ज़्यादा होती है खेती बाड़ी के लिए। उस इरिगेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा हवा में मॉइस्चर आता है, एंड वो मॉइस्चर यहाँ पे ग्लेशियर में बढ़ोतरी का रीज़न है। दूसरा ये है कि जब वेस्टर्ली विंड्स आती हैं तो वो पहले इसी एरिया से टकराती हैं इंडिया में आने से पहले। तो जब इस एरिया से टकराती हैं तो वेस्टर्लीज अपने साथ जो मॉइस्चर लाती हैं वो यहाँ के ग्लेशियर्स में डिपॉजिट कर देती हैं, इसलिए काराकोरम के कुछ ग्लेशियर्स बढ़ रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज काराकोरम एनोमली। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आर्टिक सी आइस। NCPOR ने कहा है कि आर्टिक सी आइस रिकॉर्ड दर से घट रही है। तो NCPOR ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस का इंस्टीट्यूट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के 4 इंस्टीट्यूट्स हैं, चारों के नाम काफ़ी कुछ सिमिलर हैं।
प्रीलिम्स के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें ध्यान रखनी है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि किसी इंस्टीट्यूट का नाम दे देगा यूपीएससी, पूछेगा इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री इन चारों की है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। दूसरा उसको हेडक्वार्टर पूछ सकता है। याद करने का तरीका है नहीं कुछ खास, बस आप एक बार पढ़ लो इनको। जैसे अगर नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, अब इसमें कीवर्ड है कोस्टल, ठीक है। दूसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, अभी फालतू के वर्ड्स है, नेशनल इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, कीवर्ड है ओशियन। ऐसी यहाँ पे कीवर्ड है इंफॉर्मेशन सर्विसेज, यहाँ पे कीवर्ड है पोलर एंड ओशियन। इन कीवर्ड्स की मदद से आप याद कर लो इनके हेडक्वार्टर्स। अगर कोस्ट की रिसर्च करनी है या ओशियन की रिसर्च करनी है तो बेस्ट जगह है चेन्नई, ठीक है। आप एक बीच पे खड़े हुए हो, आपने कहा कि मुझे इस बीच की कोस्ट की रिसर्च करनी है या ओशियन के बारे में, तो चेन्नई इज़ द बेस्ट प्लेस, चेन्नई में हेडक्वार्टर है। अगर आपको ओशियन की इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ओशियन में फिशरमैन जाते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए आईटी सर्विस की जरूरत है, मान लो, ऐसे ध्यान रखो, इसको याद कर लो, इंफॉर्मेशन सर्विसेज की जरूरत है। तो इंफॉर्मेशन सर्विसेज का हब क्या है इंडिया में? एक तो बैंगलोर है और दूसरा हैदराबाद भी है, ठीक है। तो ये हो गया हैदराबाद। और तीसरा है पोलर एंड ओशियन रिसर्च, डबल काम करना है गोवा, कि आपकी जॉब थी, आपका ट्रांसफ़र हो गया गोवा में, तो आप डबल काम कर रहे हो, काम भी कर रहे हो मज़े भी कर रहे हो। तो पोलर एंड ओशियन दोनों चीज़ें अगर आ गई तो गोवा, ठीक है। तो इनको आपको मिनिस्ट्री ध्यान रखनी है और इनके हेडक्वार्टर्स। प्रीलिम्स में पूछ सकता है यूपीएससी कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज रिसर्च स्टेशंस इन आर्कटिक या इन अंटार्कटिक, ठीक है ना। अब अपने कंफ्यूज हो जाओगे कि किसमें कौन सा था। आपको नाम तो ध्यान रहेंगे, दक्षिण गंगोत्री 1983 में बना अंटार्कटिका में, मैत्री, भारती, बट अगर हिमाद्री दे दिया तो आप सोचोगे हिमाद्री शायद अंटार्कटिका में हो, तो याद कैसे रखोगे? ऐसे सोचो कि एक बंदा जो है नॉर्थ पोल पे चला गया, सबसे ऊपर चला गया, बहुत खुश है, बोल रहा है हाई, तो हाई इज एच फॉर हिमाद्री एंड इंड आर्क। तो एच और आई वाले, हाई वाले जो हैं वो आर्टिक में है, हाई है, ऊपर है, एच आई जी एच भी मान सकते हो इसको, हाई, ठीक है। और बाकी जो होंगे दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती, वो अंटार्कटिका में नीचे हैं, ऐसे ध्यान रख लो। प्रीलिम्स में यूपीएससी ओशियंस का साइज पूछ सकता है कि अरे विच इज़ द लार्जेस्ट ओशियन, पैसिफिक, स्मॉलेस्ट ओशियन, आर्टिक ओशियन। अरेंज करने को आ जाए तो आपको कीवर्ड ध्यान रखना है पैसा, PAISA, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक। सदर्न ओशियन कई लोगों को नहीं पता है, सदर्न ओशियन कुछ नहीं है, जो अंटार्कटिका के चारों तरफ जो पानी है उसको सदर्न ओशियन कहते हैं। हम लोगों ने जनरली पढ़ा था कि चार ओशियंस होते हैं, बट आजकल साइंटिस्ट इसको अलग से ओशियन मानते हैं। सो दिस इज सदर्न ओशियन। क्वेश्चन आ सकता है आर्टिक काउंसिल के ऊपर। तो आर्टिक काउंसिल 8 देशों का, 8 कंट्रीज आर इट्स मेंबर्स, 1996 में बना था बाय ओटावा डिक्लेरेशन। ओटावा क्या है? ओटावा इज कनाडाज कैपिटल, ठीक है, कनाडा की कैपिटल है ओटावा। ओटावा डिक्लेरेशन से इसको स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। इसका हेडक्वार्टर नॉर्वे में है, राइट, नॉर्वे, यहाँ पे ये जो नॉर्वे लिखा है ये, ठीक है। ये हमारा एक्चुअली यूरोप है, ये रशिया, उसके बाद ये अलास्का यूएसए का, कनाडा, ग्रीनलैंड, ठीक। तो आपको बेसिकली कंट्री से नाम ध्यान रखने हैं, कंट्री से नाम आप ऑर्डर में ध्यान रख लो, ठीक है, क्रोनोलॉजी से चलो। यहाँ पे यूएसए पहले आएगा, फिर कनाडा आएगा, वर्ल्ड में आपको ध्यान में रखो। कनाडा से और राइट की तरफ आए तो ग्रीनलैंड आ जाएगा, ग्रीनलैंड इज अ टेरिटरी ऑफ डेनमार्क। उसके बाद हमारा यूरोप शुरू हो जाएगा। यूरोप में 3 कंट्रीज इकट्ठी आती हैं एकदम नॉर्थ में, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इसको 5-6 बार बोलो, याद कर लो इस चीज़ को, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। उसके बाद अपना रशिया, राइट। इंडिया इसका मेंबर है क्या आर्टिक काउंसिल का? नहीं, इंडिया ऑब्जर्वर है, इंडिया चाइना आर ऑब्जर्वर्स। जैसे प्रीलिम्स 2014 में यूपीएससी ने पूछा था कि विच ऑफ दीज आर मेंबर्स ऑफ आर्टिक काउंसिल, तो आप यहाँ से देख के मार्क कर सकते हो। दूसरा, एक बात ध्यान रखो कि जो बेरिंग सी है, बेरिंग सी आता है यहाँ पे रशिया और अलास्का के बीच में, ठीक है। तो बेरिंग सी आर्टिक ओशियन का पार्ट नहीं है। आर्टिक ओशियन हम किसको कहते हैं? यहाँ पे जो 66 डिग्रीज पे जो आर्टिक सर्कल बना हुआ है, तो जो सी उस आर्टिक सर्कल के अंदर आ रहे हैं, दो ज़्यादा सीज ऑफ आर्टिक ओशियन, ठीक है। तो लेब्राडोर सी और बेरिंग सी,
ये आर्टिक के अंदर नहीं आते हैं। आर्टिक के अंदर जो सीज हैं वो हैं चुकची सी, बियोफोर्ट, कारा एंड बेरेंट्स। बेरेंट सी इज द लार्जेस्ट सी ऑफ आर्टिक ओशियन। अच्छा, ये जो आर्टिक ओशियन है नॉर्थ पोल पे पूरा, ये हाँ यहाँ पे सारा ये इट इज़ एन ओशियन, ठीक है। यहाँ पे आपको बर्फ़ जमी हुई दिखेगी, दिखेगा कि लैंड है, बट एक्चुअली लैंड नहीं है यहाँ पे, वो पानी के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिक ओशियन इज़ फ्रोज़न, कल को ये फ्रोज़न ओशियन अगर पिघल जाए तो इससे सी लेवल कितना बढ़ेगा, तो आंसर है कि सी लेवल नहीं बढ़ेगा। आर्टिक ओशियन जमा हुआ है, फ्रोज़न है, अगर वो पूरी तरह मेल्ट हो जाए तब भी सी लेवल नहीं बढ़ेगा। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कोई लैंड नहीं है, जितनी बर्फ़ है वो सारी सी आइस है। ये देखो, ये समुद्र है, समुद्र में जब पानी बहुत ठंडा हो जाता है तो जम जाएगा, डैट इज सी आइस। अब सी आइस के पिघलने से वाटर लेवल बढ़ता नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये है लैंड, ठीक है, ध्यान से देखना, ये लैंड है, ये हम अंटार्कटिका की बात कर रहे हैं। सपोज अंटार्कटिका पे लैंड है, लैंड के ऊपर बहुत सारी बर्फ जमी हुई है, दिस इज ग्राउंडेड आइस शीट। इस आइस शीट का कुछ पोर्शन ऐसे बाहर की तरफ समुद्र में निकला हुआ है। अब ये जितनी मैंने आइस शीट मार्क करी है, ये सारी आइस शीट, इसका मैक्सिमम बोझ यहाँ पे इस लैंड पे पड़ रहा है। तो जब ये आइस शीट पिघलेगी तो इसके पिघलने से जो पानी आएगा समुद्र में, उससे सी लेवल बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका एक हिस्सा टूट गया और टूट के बन गया आइसबर्ग, अब ये आइसबर्ग जैसे इस फोटो में आपको दिख रहा है, ये आइसबर्ग अगर फ्लोट कर रहा है, क्वेश्चन आ जाए कि आइसबर्ग एक फ्लोट कर रहा है पानी में, वो आइसबर्ग बहुत बड़ा है और वो पिघल गया, तो सी लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। जब भी कोई आइस तैर रही है, यहाँ पे फ्रीली फ्लोटिंग है, फ्रीली फ्लोटिंग आइस के पिघलने से सी लेवल नहीं बढ़ता है। सिमिलरली सी आइस के पिघलने से सी लेवल नहीं बढ़ता है, ठीक है। तो मेल्टिंग ऑफ आइसबर्ग एंड सी आइस डज नॉट कॉज राइज इन सी लेवल। आर्टिक इज ओशियन, ध्यान रखो बिकॉज लोग कंफ्यूज जाते हैं। आर्टिक ओशियन है नॉर्थ पोल पे, इट इज कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ आइस, क्योंकि नीचे जमीन ही नहीं है तो आइस ऊपर तक जाएगी कैसे, आइस थोड़ी सी रहती है सिर्फ। अंटार्कटिका साउथ पोल पे इट इज कवर्ड बाय थिक लेयर ऑफ आइस, ठीक है, जमीन है, जमीन के ऊपर 2-3 किलोमीटर ऊंची आइस की लेयर है। और एक बात, आर्टिक नॉर्थ पोल इज सराउंडेड बाय लैंड, यहाँ पे आपने देखा ये पूरा ओशियन है बीच में, दिस इज ओशियन, चारों तरफ इसके लैंड है। साउथ पोल पे उल्टा है, साउथ पोल पे बीच में लैंड है। ऐसे देखो, साउथ पोल पे क्या है कि ये अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में लैंड है, इस तरह का लैंड है, और ये लैंड जो है, लैंड के ऊपर बर्फ जमी हुई है, लेकिन चारों तरफ ओशियन ही ओशियन है, और नॉर्थ में उल्टा है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। आप इसको ऐसे भी देखो, ये हम बात कर रहे हैं फिलहाल नॉर्थ पोल की, तो नॉर्थ पोल पे ग्रीनलैंड है। अब ग्रीनलैंड में यहाँ पे ये सारा लैंड है, ठीक है, ये सारी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर बर्फ़ है। जैसे अब नॉर्थ पोल के पास आए तो ये आर्टिक सी हो गया, आर्टिक सी पे एकदम ज़ीरो लेवल पे, ज़ीरो सी लेवल पे ही बर्फ़ रहेगी, क्योंकि यहाँ पे लैंड नहीं है। अगर आप अंटार्कटिका की बात करो तो अंटार्कटिका में जैसे ये ज़ीरो लेवल है, तो यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है ग्रे एरिया, ये सारा ग्रे एरिया ज़मीन है, ये बीच में माउंटेन्स आ गए, तो ज़मीन के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है, तो लगभग 3 किलोमीटर ऊंची भी बर्फ़ है वहाँ पे, ये पिघलेगी तो सी लेवल बढ़ेगा। एल्बीडो, एल्बीडो मतलब फ्रैक्शन ऑफ सनलाइट रिफ्लेक्टेड बैक, ये बर्फ़ है, ठीक है, यहाँ पे बर्फ़ है, तो जितनी सनलाइट आई ऑलमोस्ट उतनी ही रिफ्लेक्ट हो गई, लेकिन यहाँ पे बर्फ़ पिघल गई, यहाँ पे माउंटेन इज़ एक्सपोज्ड, तो यहाँ पे जितनी सनलाइट आई उसका थोड़ा ही हिस्सा ऊपर वापस रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है। तो फिर हाई एल्बिडो ऑफ स्नो एंड आइस रिफ्लेक्ट्स बैक द सनलाइट, क्योंकि मैक्सिमम सनलाइट रिफ्लेक्ट हो गई इसलिए इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ क्रायोस्फीयर, तो क्रायोस्फीयर जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उतना कम एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, जो लाइट है वो उतनी कम एब्जॉर्ब होगी, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग कम रहेगी।
अगर गर्मी की वजह से क्रायोस्फीयर पिघल गया, बर्फ पिघल गई, तो रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा, यानी कि ज़्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब होगी और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी। 2010 में यूपीएससी ने पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर्स? सैंड डेजर्ट, पैडी क्रॉप, लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो और प्रेरी लैंड। ठीक है, तो आंसर इज लैंड कवर्ड विद फ्रेश स्नो। स्नो जो है वो सबसे ज़्यादा सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है। एक और कंसेप्ट ग्रीन हाउस गैसेस का जो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा सा। एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव रेडिएशन। सूरज बहुत गर्म है, ठीक है, सूरज बहुत गर्म है, वेरी वेरी हॉट। जो चीज़ बहुत ज़्यादा गर्म होती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन निकालती है। तो जब सूरज से आने वाला रेडिएशन शॉर्ट वेव रेडिएशन है, उसके लिए ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट, वो उसको आने देती हैं। अर्थ ने वो उस रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब अर्थ ने उस रेडिएशन का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया। अब अर्थ उस रेडिएशन को बाहर निकालेगी, लेकिन क्योंकि अर्थ कूल है एज कंपेयर टू सन, अर्थ का टेम्परेचर तो बहुत ठंडा है ना, तो अर्थ क्योंकि कूल है इसलिए अर्थ जो रेडिएशन अब निकालेगी वो होगा लॉन्ग वेव रेडिएशन। अब जब ये लॉन्ग वेव रेडिएशन ऊपर जा रहा होगा तब ग्रीन हाउस गैसेज उसको पकड़ लेंगी। ठीक है, दे ब्लॉक इंफ्रारेड और लॉन्ग वेव रेडिएशन। तो ग्रीन हाउस गैसेज आर ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेव बट दे ब्लॉक द लॉन्ग वेव रेडिएशन। ऐसे होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट। याद रखना है अगर आपको, इसको ना एज अ फिजिक्स का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, कि कूलर बॉडी है, हॉटर बॉडी है, कौन सी लॉन्ग वेव निकालती है, कौन सी शॉर्ट वेव निकालती है। तो आपको ऐसे ध्यान रखो इसको, एक कूल सा बंदा है, हल्की हल्की हवा बह रही है, इज़ वेरी कूल, तो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकल रहा है कूल बॉडी से। और ये बड़ा टेंशन में है बंदा, बड़ा गुस्से हो रहा है, एंग्री है, ही इज़ वेरी हॉट, तो यहाँ पे शॉर्ट वेव ऐसे ऐसे करने, ठीक है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन निकल रहा है यहाँ से, ऐसे ध्यान रखो इसको। फीडबैक लूप्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब कई लोगों को एक कन्फ्यूजन रहता है, वो ये कहते हैं, जैसे क्वेश्चन आ सकता है यूपीएससी में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव फीडबैक लूप। तो आप ये सोचते हो जनरली कि अगर कोई अच्छी चीज़ हो रही है तो वो पॉजिटिव फीडबैक है, कोई बुरी चीज़ हो रही है, नेगेटिव चीज़ हो रही है तो वो नेगेटिव फीडबैक है, जबकि गलत है, इट्स अ मिथ। ठीक है, रियलिटी में ये होता है कि जो चीज़ किसी लूप को स्ट्रेंथन कर रही है वो पॉजिटिव फीडबैक है, जो चीज़ किसी लूप को वीक कर रही है वो नेगेटिव फीडबैक है। फॉर एग्जाम्पल, स्कूल ड्रॉप आउट। एक गरीब परिवार है, पॉवर्टी है, पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से एक बच्चे को दूसरी तीसरी क्लास के बाद स्कूल छोड़ना पड़ गया। क्या होगा? वो परिवार हमेशा गरीब रहेगा। यानी कि वो जो एक सर्कल था कि पॉवर्टी से इलिटरेसी आई, एंड इलिटरेसी से फिर से पॉवर्टी आई, पॉवर्टी से फिर से इलिटरेसी आएगी, इलिटरेसी से फिर से पॉवर्टी आएगी, तो ये चक्र चलता रहेगा, ये रीइंफोर्स होता रहेगा। सो इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो इलिटरेसी, स्कूल ड्रॉप आउट, इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक। दूसरी तरफ अगर सरकार फ्री में क्वालिटी एजुकेशन दे, तो गरीब बच्चे को फ्री में अच्छी एजुकेशन मिल जाए तो उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी तो पॉवर्टी कम हो जाएगी। तो ये तो लूप टूट गया, लूप वीक हो गया, इसलिए इट इज़ नेगेटिव फीडबैक। ठीक है, कंसेप्ट समझ गए आप? तो अब अच्छाई और बुराई की तरह मत सोचा करो, इसको सोचो स्ट्रेंथन और वीकन। अब हम इसको बात करते हैं क्लाइमेट के बारे में। हमारी धरती गर्म है, धरती गर्म होने की वजह से ग्लेशियर्स की आइस पिघल गई तो कम रिफ्लेक्शन होगा। जब कम रिफ्लेक्शन होगा, मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी अर्थ में, तो फिर अर्थ वार्म होगी, क्योंकि जब अर्थ में लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी तो अर्थ जो है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन निकालेगी और लॉन्ग वेव रेडिएशन को ग्रीन हाउस गैसेस पकड़ लेंगी। तो इसलिए अगर क्वेश्चन आ जाए कि मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव, तो आंसर है इट इज पॉजिटिव फीडबैक। दूसरा, वार्मर ओशियंस।
ओशियंस हमारे गर्म हो रहे हैं, तो इट इज़ पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव? जब ओशियंस गर्म होंगे तो इवेपोरेशन होगा, ठीक है। देखो, जब ओशियंस गर्म होंगे तो इवेपोरेशन होगा। जब एटमॉस्फेयर में बहुत सारा पानी आएगा, वो पानी क्या करता है? पानी हीट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। वाटर वेपर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू अर्थ्स ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट। एक्चुअली जो हम कहते हैं ना कि CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, वो हम इसलिए बोलते हैं बिकॉज CO2 हम इंसान निकाल रहे हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जबकि नेचुरली अगर आप देखो जितना भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें 60 to 70% द कॉन्ट्रीब्यूटर इज वाटर वेपर। तो जितने ज़्यादा वार्मर ओशंस होंगे उतना ज़्यादा वाटर वेपर निकलेगा और उतना ज़्यादा वाटर वेपर की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा। अब कई स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, वो ये कहते हैं कि सर जब वार्मर ओशियन है और इवेपोरेशन हुआ तो ठीक है, इवेपोरेशन होने से पानी ने गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लेकिन उससे क्लाउड्स भी तो बनेंगे, और जब क्लाउड्स बनेंगे तो क्लाउड्स सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देंगे, यानी कि एल्बिडो बढ़ जाएगा अर्थ का, उससे अर्थ कूल हो जाएगी। ये कंसेप्ट गलत है। रीज़न क्या है? जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो उससे क्लाउड्स ज़्यादा बनेंगे या कम बनेंगे, ये अनसर्टेन है, ठीक है। इस पे साइंटिस्टों में कोई आम सहमति नहीं है। दूसरी बात, अगर आपने कहा कि इस मोर इवेपोरेशन से क्लाउड बन भी गए, मान लो ज़्यादा क्लाउड बन भी गए ओवरऑल, तो भी वो क्लाउड कहाँ पे बन रहे हैं वी आर नॉट श्योर। देखो, जब पानी गर्म हुआ तो इवेपोरेशन होगा, पक्की बात है। उस वो इवेपोरेटेड पानी गर्मी को एब्जॉर्ब करेगा, ये भी पक्की बात है, ठीक है, यहाँ तक वी आर श्योर। लेकिन उस इतने सारे पानी में से कितना पानी क्लाउड में कन्वर्ट होगा, दैट इज लेस, दैट इज अनसर्टेन। दूसरी बात, ये क्लाउड कितना ज़्यादा हीट को ट्रैप करेगा एंड कितना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा, दिस इज ऑल्सो अनसर्टेन। तो इसलिए ये मत कहीं मत कह देना कि वार्मर ओशियन से कूलिंग हो जाएगी, ठीक है। वार्मर ओशियन से हमेशा अर्थ वार्म होगी, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। और एक बात ध्यान रखो कि जो क्लाउड्स ज़्यादा ऊंचाई पे होते हैं वो ज़्यादा हीट ट्रैप कर लेते हैं अर्थ में यहीं पे, लेकिन जो क्लाउड्स अर्थ के बहुत पास होते हैं वो मैक्सिमम सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ट्रैप बहुत कम करते हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक क्या है। ग्लोबल वार्मिंग हुई, ग्लोबल वार्मिंग होने से जो परमाफ्रॉस्ट है, परमानेंटली फ्रोजन सॉइल, वो पिघलेगा। जब वो पिघला तो उसमें से जो इतनी मीथेन और कार्बन स्टोर्ड है वो निकलेगी बाहर। जब वो मीथेन बाहर निकलेगी तो मीथेन इज अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। वो जो गैसेज हैं वो और ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग करेंगी, तो दे आर स्ट्रेंथनिंग द लूप, ये लूप और स्ट्रेंथन होता जाएगा, हेंस इट इज पॉजिटिव फीडबैक। ग्लोबल वार्मिंग से अर्थ गर्म हो गई। जब अर्थ गर्म हो गई तो अर्थ क्या करेगी? रिलेटिवली ज़्यादा शॉर्ट वेव रेडिएशन निकालेगी, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पे कि जब अर्थ गर्म हो जाएगी तो अर्थ और ज़्यादा शॉर्ट वेव रेडिएशन निकालेगी, ना कि लॉन्ग वेव। तो जब अर्थ ज़्यादा शॉर्ट वेव रेडिएशन निकाल रही है यानी ग्रीन हाउस गैसेस उसको जाने देंगी बाहर की तरफ, तो ये लूप वीकन हो जाएगा, तो इट इज़ नेगेटिव फीडबैक। हालांकि ये इवेंट बहुत ही माइनर स्केल पे होगा, नेग्लिजिबल स्केल पे होगा, बट स्टिल थियोरेटिकली होता है, सो इट इज एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव फीडबैक। मैंग्रोव्स, जैसे एक छोटा सा आर्टिकल आया था कि रिस्टोर्ड मैंग्रोव्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ रेजिलियंस अगेंस्ट साइक्लोन्स इन सुंदरबंस। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स आर हेलोफाइट, हेलो मतलब सॉल्ट, हेलोफाइट मतलब सॉल्ट टॉलरेंट, ठीक है। वो जनरली कोस्टल इलाकों में उगते हैं। नॉर्मली आपके घर के आसपास जितने भी पेड़ हैं, अगर आप उन पेड़ों को किसी बीच पे उगाओगे जहाँ पे एकदम सॉल्टी वाटर हो, तो वो पेड़ उग नहीं पाएगा, वो बहुत जल्दी मर जाएगा। अगर आपने ऐसे भी ट्रांसप्लांट कर दिया उसको, वो पेड़ बहुत जल्दी मर जाएगा। तो सॉल्टी वाटर में मैक्सिमम पेड़ नहीं उग पाते हैं। जो गिने चुने पेड़ उग पाते हैं वो होते हैं मैंग्रोव्स। दे ग्रो इन कोस्टल सैलिन वाटर, जो इंटरटाइडल जोन्स होते हैं जनरली वहाँ पे,
इंडिया के सभी ऑल कोस्टल स्टेट्स में मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंग्रोव्स पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया निकालता है, उसके मुताबिक इंडिया के 42% मैंग्रोव्स वेस्ट बंगाल में हैं, 23% गुजरात में, 12% अंडमान निकोबार में। 0.15% ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय मैंग्रोव्स। एंड 2017 और 19 के बीच में, क्योंकि हर 2 साल बाद एफएसआई अपनी रिपोर्ट निकालता है, तो इन 2 सालों के बीच में फॉरेस्ट मैंग्रोव कवर बड़ा है। तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, कितना बड़ा है वो फर्क नहीं पड़ता, प्रीलिम्स में सिर्फ ट्रेंड पूछेगा। ट्रेंड, हाँ यस, मैंग्रोव कवर हल्का सा बड़ा है। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं। कौन से एरिया में? सुंदरबन में। सुंदरबन, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। यहाँ पे पेड़ होते हैं जो कि बहुत ही सुंदर होते हैं, उनको सुंदरी ट्री कहते हैं। ठीक है, उनकी शेप ना कुछ हल्की सी ऐसे होती है, मतलब कर्वेचर टाइप्स, तो दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, तो उनको सुंदरी ट्री कहते हैं, उनसे सुंदरबन नाम पड़ा। सुंदरबंस का 40% एरिया इंडिया में है, 60% एरिया बांग्लादेश में है। दीज आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। अगर इंडिया बांग्लादेश दोनों के सुंदरबंस को मिला दिया जाए, देन दे आर द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। यहाँ पे 3 नदी बहती हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना। इंडिया का जो सुंदरबन है, दैट वाज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1987, और इंडिया का ही जो सुंदरबन है, इट वाज डिक्लेयर्ड एज रामसर साइट इन 2019। 2015 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। एक ही जगह पे तीनों तरह के फॉरेस्ट मिल रहे हैं, मैंग्रोव, एवरग्रीन और डेसिडियस। तो आंसर वेस्ट बंगाल नहीं है, आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, जैसे आपको एवरग्रीन का नाम सुन लिया आपने, तो एवरग्रीन से अंदाज़ा लगा लो कि अंडमान निकोबार पे रहेंगे। राइट। 2011 का क्वेश्चन, 2004 की सुनामी से लोगों को रियलाइज़ हुआ कि मैंग्रोव्स एक्ट एज अ सेफ्टी हेज। ठीक है, जब भी कोई साइक्लोन आता है, यहाँ से कोई साइक्लोन आए या सुनामी आए, तो जो मैंग्रोव्स हैं वो सारा इम्पैक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं काफ़ी हद तक, तो यानी कि पीछे के इलाके में काफ़ी कम डैमेज होता है। तो मैंग्रोव्स एक्ट एज अ सेफ्टी हेज। तो क्वेश्चन था कि हाउ डू मैंग्रोव्स फंक्शन एज अ सेफ्टी हेज। तो आंसर ये है, बिकॉज दे डू नॉट गेट अप्रूटेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सटेंसिव रूट्स। नॉर्मली यहाँ पे देखो, कोई भी कोस्ट है, मान लो यहाँ पे कोई और नॉर्मल पेड़ होते, यहाँ पे पानी नहीं है, सूखी हुई ज़मीन है, वहाँ पे नॉर्मल पेड़ हैं, तो जनरली वो जो पेड़ होंगे वो गिर जाएंगे जब तेज़ हवा आएगी, सुनामी आएगी। लेकिन मैंग्रोव्स की जड़ें बहुत फैली हुई होती हैं, जैसे आप इस फोटो में देख रहे हो। ठीक है, इनकी जो जड़ें बहुत फैली हुई हैं, एक्सटेंसिव होती हैं, तो उसकी वजह से ये गिरते नहीं हैं। बहुत रेयरली होता है कि ये गिर जाए नीचे। उसकी वजह से विंड की स्पीड स्लो हो जाती है, पानी की स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, सो दैट इज हाउ दे एक्ट एज अ सेफ्टी हेज। 1996 का क्वेश्चन था असर्शन रीजन वाला, ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। असर्शन है, मैंग्रोव्स आर वेरी स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन बॉर्डरिंग सर्टेन सी कोस्ट। ठीक है, समुद्र के किनारे होते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं, एंड दीज आर स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, कीवर्ड क्या है यहाँ पे? स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। अब ये असर्शन सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अब इसकी रीजनिंग क्या देता है? ये रीजनिंग देता है, दे स्टेबलाइज द शोर लाइन एंड एक्ट एज बुलवर्क अगेंस्ट एंक्रोचमेंट्स बाय द सी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, वो जो हमने अभी बताया कि यहाँ से कोई भी दिक्कत आए, ये लोग सारी परेशानियों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कल को अगर सी वाटर भी अंदर की तरफ आने की कोशिश करता है तो भी नहीं आ पाता है, बिकॉज यहाँ पे इनकी जड़ें इतनी फैली हुई हैं, यहाँ पे सॉइल और सेडिमेंट्स वगैरह इकट्ठे होते रहते हैं, तो इवन सी कैनॉट एंक्रोच इनसाइड। तो रीज़न बिल्कुल ठीक है, लेकिन रीज़न इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अपने आप में दोनों सेंटेंस बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे असर्शन था स्पेशलाइज्ड फॉरेस्ट इकोसिस्टम। हम मैंग्रोव को स्पेशलाइज्ड इकोसिस्टम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज दे आर स्पेशल, दे प्रोटेक्ट अस, हमें बचाते हैं तो दे आर स्पेशल। रीजन तो वही कह रहा है ना।
कि दे एक्ट एज बुलवर्क अगेंस्ट एंक्रोचमेंट बाय सी, नहीं, दे आर स्पेशल बिकॉज दे आर एबल टू सर्वाइव इन सॉल्टी वाटर, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बोला था। ठीक है, नॉर्मल पेड़ मर जाएंगे, मैंग्रोव सर्वाइव करते हैं, हेंस दे आर स्पेशल। तो यहाँ पे रीजन कुछ और ही बोल रहा है, तो इसलिए बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मैंग्रोव्स कैसे अडेप्ट करते हैं, वो कैसे जिंदा रहते हैं सॉल्टी वाटर में, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अडेप्टेशन इज न्यू मेटाफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स टू टेक इन ऑक्सीजन। पानी में यहाँ पे ये जो पानी आपको सर ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, एक्चुअली मैंग्रोव्स जहाँ पे होते हैं वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा मडी होता है। ठीक है, एंड उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है। रूट्स पूरी तरह पानी में डूबी रहती हैं काफ़ी हद तक, वो ऑक्सीजन नहीं ले पाती हैं। ठीक है ना, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली वाला सॉइल है एंड सॉइल के अंदर रूट्स हैं, तो सॉइल के अंदर पोर्स होते हैं ना, छोटे छेद होते हैं सॉइल के अंदर, एरेशन जिसको बोलते हैं। तो हवा के जो गैप होते हैं वहाँ से रूट्स जो हैं वो ऑक्सीजन ले लेती हैं, ठीक है, एयर लेती हैं। लेकिन अब मैंग्रोव्स एयर नहीं ले पाएंगे बिकॉज इनकी रूट्स सॉइल में नहीं है, सॉइल में तो बाद में है यहाँ पे आके, उससे पहले पानी में डूबी हुई हैं। तो यानी कि यहाँ पे हवा लेने का कोई स्कोप नहीं है। ये जो रूट्स हैं जो सी लेवल से नीचे आ गई तो ये हवा नहीं ले पाएंगी। तो क्योंकि हवा ले लें इसलिए यहाँ से ऊपर की तरफ ऐसे कुछ रूट्स निकल जाती हैं। डायग्राम समझ गए आप कि ये हमारा मैंग्रोव है, जैसे आप इसी डायग्राम को देख लो कि यहाँ पे दिखा हुआ नहीं है, बट यहाँ से जो है ना ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ रूट्स निकल जाती हैं। वो इस फोटो में आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो निकले ना, ये कांटे कांटे से निकले हुए हैं स्पाइक्स, ये एक्चुअली रूट्स हैं इसकी, जो नीचे तो थी और उनमें से ऐसे ऐसे ऊपर कांटे निकल गए। सो दीज आर न्यू मेटाफोर्स या ब्रीदिंग रूट्स टू टेक इन ऑक्सीजन। दूसरी एडेप्टेशन मैंग्रोव्स की होती है लीव्स में। लीव्स में एक बात तो ये कि लीव्स आर थिक एंड लेदरी टू कंजर्व वाटर। पानी को बचाने के लिए लीव्स आर थिक एंड लेदरी। ये चीज़ आपको लग रहा हो कि सर ने गलत लिख दी। जनरली ये अडेप्टेशन थिक एंड लेदरी लीव्स टू कंजर्व वाटर डेजर्ट प्लांट्स में होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी बचाना होता है। यहाँ पे तो इतना सारा पानी है, पानी बचाने की क्या जरूरत है। अगर आप समुद्र के बीच में फंस जाओ तो मतलब कोई आप नहीं कोई और फंस जाए तो हाउ विल दैट पर्सन डाई, मोस्ट प्रोबेबली ही विल डाई ऑफ डिहाइड्रेशन, क्योंकि सॉल्ट वाटर जो सी का है उसको हम पी नहीं सकते हैं। ठीक है, उसको आप जितना भी पियोगे प्यास लगेगी बहुत तेज, पानी को पियोगे एंड बार बार यूरिन पास करते रहोगे, यू विल डाई ऑफ डिहाइड्रेशन। वो पानी इतना सॉल्टी होता है कि हमारी बॉडी हमारी किडनीज उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगी, उसको फटाफट निकाल देती हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा सॉल्ट से निकाल देती हैं। तो इसलिए मैंग्रोव्स भी सी वाटर में है, फ्रेश वाटर में नहीं है, इसलिए दे नीड टू कंजर्व वाटर। वो भी कोशिश करते हैं कि रूट्स ऐसी होती हैं, रूट्स में एक तो ये बात है कि वो बाहर को निकली होती हैं, दूसरी बात जो रूट्स अंदर दबी हुई हैं पानी के अंदर हैं उनमें स्पेशलिटी होती हैं कि वो कोशिश करती हैं पानी लेने की और सॉल्ट छोड़ दें वहीं पे। ठीक है ना, तो इसलिए वो भी कोशिश करते हैं कि हमें मिनिमम काम करना पड़े, इसलिए हम पानी ले लें और सॉल्ट छोड़ दें, इसलिए वो पानी को कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए लीव्स जो हैं दे आर थिक एंड लेदरी। दूसरी चीज़, जो सॉल्ट अंदर आ गया मजबूरी में पेड़ के अंदर, जिनको रूट्स हमारी फिल्टर आउट नहीं कर पाई, तो उस सॉल्ट को आपको निकालना है बाहर। तो इसलिए लीव्स में ग्लैंड्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे सॉल्ट बाहर निकल जाता है। ये लीव है, लीव में आपको दिख रहे हैं वाइट वाइट कलर के, ये नमक है। तो लीव्स सिक्रीट द सॉल्ट। तीसरी चीज़ विविपैरिटी। विविपैरिटी क्या होती है कि सीड्स जर्मिनेट ऑन द ट्री। सीड्स जो है नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली पेड़ से बीज गिरा नीचे और जब बीज यहाँ पे गिर गया सॉइल में तो फिर धीरे धीरे जर्मिनेट होकर उसका पौधा बन जाएगा। मैंग्रोव के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर बीज ऐसे ही गिर गया नीचे तो पानी में बहता रहेगा और कभी स्टैब्लिश हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे मैंग्रोव में सीड नीचे गिरने से पहले पेड़ पे ही जर्मिनेट हो जाता है और उसका छोटा सा पौधा बन जाता है और फिर वो नीचे गिरता है। अब क्योंकि पौधा बन चुका है तो रिलेटिवली आसानी से स्टैब्लिश हो जाता है। दिस इज कॉल्ड एज विविपैरिटी। सीबेड, सीबेड 2030 प्रोजेक्ट।
इट इज़ अ प्रोजेक्ट टू मैप द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर को ढंग से मैप करने के लिए बाय 2030 एक प्रोजेक्ट है ऑफ निपॉन। निपॉन जापान की कंपनी है। एंड गेपको। गेपको क्या है? गेपको इज़ एन गेपको मतलब एक एसोसिएशन कह लो उसको, ठीक है। इट इज़ बेसिकली अ चार्ट्स जो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन है और इंटर गवर्नमेंटल ओशियोग्राफिक कमीशन है, ये दोनों मिलके कोशिश करते हैं कि सारे ओशन फ्लोर की मैपिंग करी जाए। तो उन मैप्स को हम बोल देते हैं गेपको के मैप्स हैं वो, ठीक है, गेपको के मैप्स हैं। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन या तो यूपीएससी को कंफ्यूज कर देगा, कहेगा कि सीबेट 2030 प्रोजेक्ट इज़ अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया कि हम 2030 तक मीथेन हाइड्रेट्स या पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो सी फ्लोर पे मिलते हैं, हम उन चीज़ों की माइनिंग करके इंडिया में ले आएँ, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। ऐसे यूपीएससी कंफ्यूज कर देगा, तो ध्यान रखो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माइनिंग। ये सीबेड माइनिंग की बात नहीं हो रही है, सीबेड मैपिंग की बात हो रही है। बाकी कुछ बेसिक चीज़ सी फ्लोर के बारे में, ये भी यूपीएससी पूछ सकता है। ये मैंने आपके एनसीईआरटी में से ही लिखा है, चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ लो, चाहो तो यहाँ पे सुन लो इस चीज़ को। सबसे पहले आता है, आप बीच से समुद्र की तरफ आए, जैसे ही यू एंटर द समुद्र, तो यहाँ पे जो शेल्फ है, ठीक है, ये जो शेल्फ है जिसमें ज़्यादा स्लोप नहीं है, 1-2 डिग्री का ही स्लोप होता है, दिस इज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। सो इट इज़ अ एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय सी। कॉन्टिनेंट का ही पार्ट है बट वहाँ पे पानी आ गया है। जनरली ये 80 किलोमीटर्स वाइड होता है, ठीक है, ये विड्थ जनरली 80 किलोमीटर्स होती है, बट कभी कभी ये विड्थ बहुत लंबी भी चली जाती है। जैसे साइबेरियन शेल्फ जो है वो 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर आगे तक निकली हुई है, उसके बाद कहीं जाके नीचे ऐसे गिरती है वो, ठीक है। जनरली सी लेवल से इसकी डेप्थ बहुत कम रहती है, 30 मीटर से 600 मीटर, ये इस वाली डेप्थ की बात करें। मान लो सी लेवल है तो ये हमारा फ्लोर कहाँ तक है, तो ये जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है इसकी, वो छोटी सी रहती है सिर्फ। मोस्ट ऑफ द जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होते हैं वो यहीं से निकलते हैं। एंड आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे अचानक से गिराव आया है, ये जो पोर्शन है, यहाँ पे देखो सेम ही बात है कि ये तो हमारे माउंटेन्स थे, यहाँ पे पानी आना शुरू हुआ, यहाँ पे स्लोप हल्की है, अब यहाँ पे स्लोप एकदम से बढ़ गई, तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज शेल्फ ब्रेक, ठीक है। यूपीएससी कंफ्यूज करने के लिए बोल देगा कि शेल्फ ब्रेक क्या होता है, कि कॉन्टिनेंट का ये ओशन का फ्लोर है, यहाँ पे कोई क्रैक आ गया, सो दिस इज कॉल्ड एज शेल्फ ब्रेक। ऐसे यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है अगर चाहे तो। इसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप क्या होता है? इट कनेक्ट्स अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और ओशन के बेसिन को, ये जो ओशन का बेसिन है, ये बेसिन इनको कनेक्ट करता है, ये शेल्फ है, ये बेसिन है, इनको दोनों कनेक्ट करता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप। इसकी डेप्थ 200 मीटर से 3000 मीटर तक वेरी करती है। एंड इसकी जो बाउंड्री है, इट इंडिकेट्स द एंड ऑफ कॉन्टिनेंट्स। मिड ओशियानिक रिज, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे अपना नीचे से लावा आता है, वो लावा दोनों तरफ ऐसे ऐसे जाता है, ठीक है। एंड दोनों तरफ जो ये लावा जब कूल हो जाता है तो दोनों तरफ माउंटेन रेंजेस बन जाती हैं। सो दिस इज मिड ओशियानिक रिज। तो जो अटलांटिक ओशन, ये हमारा यूएसए है, एक सेकेंड, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप, ये अफ्रीका। अब बीच में अटलांटिक ओशन है, तो अटलांटिक ओशन के बीच में है मिड अटलांटिक रिज, ठीक है, और इस रिज में ही ऊपर है आइसलैंड। तो आइसलैंड इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रिज, ठीक है। इट इज़ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, तो इट इज़ अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, और प्लेट बाउंड्री यहाँ पे कन्वर्ज हो जाती हैं ट्रेंच में, ठीक है। तो ओशियानिक डीप या ट्रेंच क्या होते हैं? इट इज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ ओशियन। ये जो सी फ्लोर है, सी फ्लोर से भी करीब 3 से 5 किलोमीटर की और गहराई में अगर जाओगे नीचे, तो इतनी इनकी डेप्थ रहती है। दे अकर एट द बेस ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप, ये कॉन्टिनेंटल स्लोप है, इसके जनरली इसके बेस पे रहती हैं। जैसे जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ठीक है ना, उस एरिया में आपको बहुत सारी इस तरह के ट्रेंच मिलेंगे। यहाँ पे जनरली वोल्केनोज और अर्थक्वेक्स आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ दीज आर इन पैसिफिक ओशन, जैसे मैंने आपको बताया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। डीप सी प्लेन, ये तो नॉर्मल प्लेन्स की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे फाइन सेडिमेंट्स और क्ले होते हैं। जनरली इसकी जो हाइट है वो सी लेवल से 3 से 6 किलोमीटर गहराई पे होता है। सी माउंट, सी समुद्र, माउंट मतलब माउंटेन,
तो समुद्र के अंदर का माउंटेन, ठीक है, ऐसे पॉइंटी माउंटेन है, लेकिन वो ऊपर तक नहीं आ पाया, सी लेवल तक नहीं आ पाया, नीचे नीचे रह गया, डैट इज सी माउंट। अगर वो ऊपर तक आ गया, जैसे ये वाला है, ऊपर तक आ गया, तो वो आइलैंड बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो वो ऊपर तक नहीं आ पाया, नीचे ही है, लेकिन नीचे से पॉइंटी होने की जगह ऊपर से घिस गया, वो ऐसे है कुछ, ठीक है ना, ऐसे फ्लैट और फिर ऐसे, तो दिस इज गुयोट। गुयोट इज फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, ऊपर तक नहीं आया। लेकिन बाकी कुछ हमारे क्या होते हैं, माउंटेन्स ऊपर तक आ जाते हैं, वोल्केनिक माउंटेन्स, जैसे जो हवाई माउंटेन, हवाई आइलैंड्स हैं यूएसए के, तो हवाई आइलैंड्स यही हैं, दीज आर वोल्केनिक आइलैंड्स, वो ऊपर तक आ गए हैं, ठीक है, वोल्केनो भी हैं उनमें, चाहे डोरमेंट हो बेशक, ठीक है। तो हवाई आइलैंड्स आर वोल्केनिक इन ओरिजिन। जैसे यहाँ पे लिखा है कि एम्परर सी माउंट इज एक्सटेंशन ऑफ हवाईयन आइलैंड्स, तो यहाँ पे कुछ हवाई के आइलैंड्स आपको ऊपर दिख गए, साथ में कुछ माउंटेन्स जो ऊपर तक नहीं आ पाए, दोज आर सी माउंट्स और गुयोट्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में पेरिस में बना था, लेकिन इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, जो कि हरियाणा में है। एम इज टू कॉपरेट ऑन कॉमन चैलेंजेस ऑन सोलर एनर्जी। 2030 तक एसन का टारगेट है कि हम $1 ट्रिलियन या $1,000 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। इसकी मेंबरशिप इनिशियली सिर्फ उन कंट्रीज़ के लिए थी जो ट्रॉपिक्स में आती हैं, लेकिन अब इसकी मेंबरशिप सभी यूएन मेंबर्स के लिए खुल गई है। प्रीलिम्स 2016 में क्वेश्चन आया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वॉज लॉन्च्ड एट यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन 2015, बिल्कुल ठीक बात है, जो पेरिस कॉन्फ्रेंस चल रही थी वहीं पे इसको लॉन्च किया गया था, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा है द अलायंस इंक्लूड्स ऑल द मेंबर्स कंट्रीज ऑफ यूएन, नहीं, इट डज नॉट इंक्लूड ऑल यूएन मेंबर्स, इट इज ओपन टू ऑल यूएन मेंबर्स, वो चाहें तो इसका पार्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट इज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, ठीक है, उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था कुछ 1-2 साल पहले। उन्होंने कहा कि देखो मैंने ऑब्जर्व किया है कि सूरज कभी छिपता तो है नहीं, जैसे इस इमेज को देखो, अब इसमें क्या है कि इंडिया में, आधे इंडिया में यहाँ पे सूरज छिपने वाला है, या आधे पोर्शन में रोशनी है सूरज की, यहाँ पे रोशनी है, यहाँ पे अंधेरा है वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में कहीं ना कहीं हमेशा सूरज चमकता रहता है। तो वहाँ पे बहुत सारे आप सोलर प्लांट लगा दो एंड सूरज की रोशनी आएगी, और बाकी जगहों पर यहाँ पे रात हो रही है, हम वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो इस चीज़ को, रोशनी को। ऐसे ही नेक्स्ट टाइम 12 घंटे बाद जब यहाँ पे रोशनी होगी, तो यहाँ के सोलर पावर प्लांट से यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना रोशनी को, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो ऐसे आप सोलर पावर की मदद से पूरी दुनिया में 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। तो ये आइडिया था, इसको हम बोलते हैं वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ठीक है। हालांकि इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म भी है कि टेक्निकली इट इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब प्रैक्टिकली ऐसा सोचो, ठीक है, मतलब इट जाना जरूरी है, बिकॉज कल को इंटरव्यू में पूछ लिया तो कि व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन दिस, तो डोंट क्रिटिसाइज, बट टेक्निकल दिक्कत अगर पूछ ली जाए तो ऐसे बताओ कि सर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, हमने फेज़ 1 में कह रहे हैं, फेज़ 1 में इंडिया को मिडिल ईस्ट से लिंक करेंगे, ये मिडिल ईस्ट है, ये इंडिया है। अब आपने यहाँ पे बहुत सारे सोलर पावर प्लांट लगा दिए कि भी जब यहाँ पे इंडिया में दिन हो रहा है, देयर इज़ डे इन इंडिया, और यहाँ पे मान लो मिडिल ईस्ट में थोड़ी शाम हो रही है, तो हम यहाँ से बिजली उनको दे देंगे। यार जब इंडिया में दिन हो रहा है और सोलर पावर मिल रही है हमें, तो हम उनको क्यों देंगे? क्या इंडिया के पास सरप्लस है क्या? इंडिया खुद यूज़ करेगा। उसके बाद क्या मिडिल ईस्ट में रात को ज़रूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की? इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत तो मेनली दिन में होती है ना, जब ज़्यादा एक्टिविटी होती है। अब ऐसे जब मिडिल ईस्ट में दिन होगा तो क्या हमें दे देंगे? एंड आप पूरे वर्ल्ड को ऐसे कनेक्ट कर रहे हो। दूसरा, दिस इज़ थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर लॉन्ग, ट्रांसमिशन लॉसेस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि आप इस इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाओगे। और यहाँ पे आप कोई 1 लाख मेगावाट जैसी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। एक सोलर पावर प्लांट की कैपेसिटी कितनी होती है? 1000 मेगावाट, 2000 मेगावाट, ठीक है, इससे ज़्यादा जनरली नहीं होती है। अब इतनी इलेक्ट्रिसिटी को इतनी दूर ट्रांसफ़र करोगे, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, ठीक है। वो इलेक्ट्रिसिटी बीच में ही उसका मैक्सिमम लॉस हो जाएगा। एनीवेज,
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट लाइकेंस. लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. जो फंगी होते हैं, फंगी गिव्स मिनरल वाटर एंड शेल्टर टू एल्गी, और एल्गी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके और सनलाइट का इस्तेमाल करके जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस फोटोसिंथेसिस से बने हुए एक फूड को एल्गी देते हैं फंगी को. सो इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशन. तो 2014 में क्वेश्चन आया था, लाइकेंस आर एक्चुअली अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगी. ठीक है, ये दोनों फोटो भी लाइकेंस की हैं. तो लाइकेंस कहीं पे भी आ जाते हैं, वो रॉक्स पे आ जाते हैं, प्लांट्स पे आ जाते हैं. प्लांट पे जब आ जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे उनको? एपिफाइट्स. जैसे एपिफाइट पता है ना, हाँ, जैसे ये हमारा पेड़ है, ये पेड़ है, एंड पेड़ के ऊपर एक अलग से पौधा निकल गया. ठीक है ना, तो ये जो पौधा है ना, ये छोटा सा पौधा निकल गया पेड़ के स्टेम पे, इस पौधे का प्रैक्टिकली इस पेड़ से कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, ये पौधा अपना न्यूट्रिशन कोई इस पेड़ से नहीं ले रहा है. ये हवा से, पानी से, थोड़ी डर्ट वगैरह जमा हो जाएगी, उन सब चीज़ों से ले लेता है. ठीक है, इट इज़ नॉट टेकिंग इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस ट्री. सो दीज आर एपिफाइट्स. तो लाइकेंस एज ए एपिफाइट भी ग्रो कर सकते हैं, रॉक्स भी ग्रो कर सकते हैं, कहीं भी ग्रो कर सकते हैं. काफ़ी स्लोली ग्रो करते हैं ये. दे कैन लिव फॉर सेंचुरीज. दीज आर वेरी गुड बायो इंडिकेटर. ये इंपॉर्टेंट है. दे इंडिकेट एयर क्वालिटी. जैसे आपको सिटीज़ में ये नहीं मिलेंगे, हिल स्टेशन में आपको मिल जाएंगे इस तरह के पत्थरों पर लाइकेंस जमे हुए. सिटीज़ में नहीं मिलते, क्योंकि सिटीज़ में सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन होता है. हवा में जैसे ही SO2 की मात्रा बढ़ी, लाइकेंस मर जाते हैं, वहाँ पे ग्रो नहीं करते हैं फिर. ठीक है, इंडिया का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में रिसेंटली बनाया गया था. एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी ने कोई चीज़ बनाई, दुकानदार ने वो चीज़ बेची, कंज्यूमर ने उसको यूज़ किया, और म्यूनसिपैलिटी ने उसको कलेक्ट किया और जाके लैंडफिल में डाल दिया. तो यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पे एंड हो गया. प्रोड्यूसर ने चीज़ आगे दी एंड दैट्स इट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म. एंड एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के केस में जब आपने वो चीज़ फेंकी, तो उसको कलेक्ट करने की जिम्मेदारी कंपनी की है, ना कि म्यूनसिपैलिटी की. आपके घर का सारा कूड़ा नहीं लेके जाएगी कंपनी, पर्टिकुलर पार्ट लेके जाएगी. आपने मोबाइल फ़ोन ख़रीदा, या आपके पास प्लास्टिक है, लैपटॉप है, जो चीज़ रिसाइकल हो सकती है, तो उस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो आपसे पुराना मोबाइल, लैपटॉप या जो भी चीज़ है उसको कलेक्ट करे और फिर यूज़ करे. ठीक है, तो यानी कि प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी है, वो ख़त्म नहीं हुई है. आपने उसको एक्सटेंड कर दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को. तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, सरकार ऐसे क्यों कर रही है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. पहली बात तो ऑब्वियसली ये है कि जो काम की चीज़ें रिसाइकिल हो सकती हैं, वो भी खामों को लैंडफिल में चली जाती हैं. ठीक है ना, अब उनका यूज़ हो पाएगा. और बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे इससे प्रोड्यूसर की भी कॉस्ट कम हो सकती है. आप ये सोचो ना, आपने पुराना मोबाइल जो है वो कंपनी को दे दिया, कंपनी के पास आ गया, तो मोबाइल बेशक स्लो हो गया, ख़राब हो गया, लेकिन उसके अंदर जो मेटल लगा हुआ है, रेयर अर्थ मेटल्स हैं सपोज, वो तो वैसी की वैसी ही है ना. हल्के बहुत गोल्ड प्लेटिंग होती है, सिल्वर होता है छोटा सा, थोड़ा सा सेमीकंडक्टर्स होते हैं, वो तो है ना वैसे. तो कंपनी उनका फिर से यूज़ कर सकती है. रिसाइकिल करना आसान हो जाएगा. कंपनी को वो मेटल्स फिर से बाजार से नहीं खरीदने पड़ेंगे, तो कंपनी की कॉस्ट लो हो सकती है इससे. दूसरा, इट विल हेल्प इन एफिशिएंट रिकवरी ऑफ मेटल्स. जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, सभी, लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर रेयर अर्थ मेटल्स यूज़ होते हैं. वर्ल्ड के लगभग 90% रेयर अर्थ मेटल्स चाइना में बनते हैं. तो अगर इंडिया को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करनी भी है, तो भी हमें रेयर अर्थ मेटल्स तो चाइना से ही लेने पड़ेंगे. एक तरीका है, आप कहो कि इंडिया में जितने भी लोग मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं उसको फिर डिस्पोज कर रहे हैं. मान लो हमने कंपलसरी कर दिया कि सारे मोबाइल फ़ोन्स, सारे लैपटॉप, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ठीक है, सबकी आपको तरीके से रिसाइकलिंग करनी पड़ेगी. उनमें से रेयर अर्थ मेटल निकालोगे ही, तो वो रेयर अर्थ मेटल तो हमारे ऑटोमेटिकली आ गए. चाइना ने, बेचारे ने बहुत मेहनत करके उसको अर्थ में से निकाल के रिफाइन करके बनाया, इंडिया में लोगों ने ख़रीदा, एंड इंडिया को रिफाइंड फॉर्म में मिल गया वो अपने आप. बहुत बढ़िया चीज़ है ये.
ठीक है। और फिर कंपनी को पता है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर एग्जैक्टली कहाँ पे कौन सा मेटल का पार्ट लगा हुआ है, तो इसलिए प्रोड्यूसर कैन एफिशिएंटली रिकवर द मेटल्स एज कंपेयर टू अदर कंपनीज। इट विल रिड्यूस द यूज ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट्स। कई चीज़ों में होता था ना, जैसे CFL बल्ब होते थे, तो CFL बल्ब के अंदर मरकरी होती है, तो मरकरी इज पॉइजनस, इट इज टॉक्सिक। अब अगर प्रोड्यूसर कंपनी को पता है कि अल्टीमेटली ये CFL बल्ब खराब होने के बाद मेरे ही माथे मारा जाएगा और इसकी मरकरी को अगर मैं रीप्रोसेस रीयूज़ नहीं कर पाऊंगा तो मैं उसको कहाँ ठिकाने लगाऊंगा, ठीक है ना, तो उसकी लाइबिलिटी बन गई है। तो वो कोशिश करेगा कि ऐसी हानिकारक चीज़ों का ना ही इस्तेमाल करे। अब CFL में तो मान लो मजबूरी है, चलो मरकरी का यूज़ करना, बट बाकी कंपोनेंट्स में भी होता है कि लोग टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं, तो कंपनीज उनको फिर यूज़ नहीं करेंगी, बिकॉज उन्हीं को उसको संगवाना पड़ेगा बाद में। इट कैन लोअर द इकोलॉजिकल इम्पैक्ट बिकॉज ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या है कि हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, यूज़ करते हैं और फिर थ्रो कर देते हैं, सो इट इज़ डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। लेकिन अगर आप इसको रिसाइकिल करो, ठीक है ना, कंपनी इसको रिसाइकिल कर रही है, रिसाइकिल हो जा रहा है, रीयूज हो जा रहा है, तो ये सर्कुलर इकोनॉमी बन गई। इससे आपके ऊपर इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कम पड़ेगा, यानी कि वी विल यूज लेस रिसोर्सेज ऑफ द नेचर एंड वी विल डंप लेस वेस्ट इन द नेचर। ठीक है, तो सर्कुलर इकोनॉमी से इकोलॉजिकल इम्पैक्ट हमारा कम हो जाएगा। यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है सिंपल सा, टर्म्स दे देगा, प्लास्टिक क्रेडिट मॉडल, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन और फी बेस्ड मैकेनिज्म क्या चीज़ें हैं। सो दीज आर मैकेनिज्म्स रिलेटेड टू EPR। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। देखो अब प्रैक्टिकली क्या होगा कि हर कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है कि वो हर बंदे से, अपने हर कस्टमर से वापस चीज़ कलेक्ट कर ले, कलेक्शन के चार्जेस ये बहुत लग जाएंगे, ठीक है ना। तो चलो अगर फीजिबल है तो कंपनी ऐसा कर सकती है, मान लो फीजिबल नहीं है तो कंपनी क्या कर सकती है, 10-12 कंपनियाँ होंगी ऐसी, 10-12 कंपनियाँ एक अलग से कंपनी बनाएंगी, ठीक है ना, या एक अलग से कंपनी को ठेका दे देंगी कि भाई हमारा जो भी इस तरह का सामान होता है कंज्यूमर्स के पास वो तुम कलेक्ट कर लिया करो, फिर तुम उसकी प्रोसेसिंग कर लिया करो। या ये भी हो सकता है कि ये कंपनी MCD वालों को, म्यूनसिपैलिटी को या सरकार को पैसे दे दे कि भाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम कस्टमर से कलेक्ट कर पाएँ, तो हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप कस्टमर से उसको रीप्रोसेसिंग वगैरह उसकी कर लेना। तो ऐसे अलग अलग मॉडल्स हो सकते हैं इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये उन मॉडल्स के नाम है। मॉडल्स की डिटेल ज़रूरी नहीं है, बस आपको नाम ध्यान रखना है कि दीज नेम्स आर रिलेटेड टू EPR। अब देखो 2019 का क्वेश्चन है, इन इंडिया EPR वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इंडिया में EPR इंट्रोड्यूस कब हुआ था? इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 2011 रूल्स, जो वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2011, उनके थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, ये मतलब फैक्चुअल चीज़ आपको याद ही करनी है बस। आजकल EPR प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पे भी एप्लीकेबल है, बट इंट्रोड्यूस हुआ था वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये कहते हैं कि जो आप बाज़ार में जैसे कोई चीज़ खरीदते हो और आपको पॉलीथीन मिलती है, प्लास्टिक का कैरी बैग मिलता है, उस पॉलीथीन की मिनिमम थिकनेस 50 माइक्रोन होनी चाहिए, यानी कि पतली सी पन्नी नहीं मिलनी चाहिए और मोटी प्लास्टिक की पन्नी मिलनी चाहिए। मतलब सरकार चाहती है कि प्लास्टिक वेस्ट कम हो। प्लास्टिक वेस्ट कम करने के लिए आइडियली हमें यह करना चाहिए कि हमें प्लास्टिक की थैली और पतली बनानी चाहिए। सरकार कहती है, ये रूल्स बना के सरकार ने कहा पतला मत करो उसको और मोटा कर दो और 50 माइक्रोन या उससे बड़ी बनाओ या उससे मोटी बनाओ। क्यों? सरकार बहुत मतलब हमारे इंटेलिजेंट हैं ऊपर के लोग, तो उन्होंने कहा कि अगर प्लास्टिक की थैली मोटी बनाई जाएगी तो उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। जब उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी तो दुकानदार प्लास्टिक की थैलियाँ लोगों को नहीं दिया करेंगे, तो उससे अपने आप प्लास्टिक का यूज़ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो इंटेलिजेंस काम नहीं करी। ठीक है ना, हुआ ये कि लोग पूरी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं एंड पहले पतली थैली यूज़ करते थे, मोटी थैली यूज़ कर रहे हैं। बस इतना फ़र्क पड़ा, तो उससे प्लास्टिक वेस्ट बढ़ेगा ना कि कम होगा। एनीवेज, क्या इन रूल्स के लिए EPR एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। ये रूल्स ये भी कहते हैं कि वी विल ट्राई टू फेज आउट मल्टी लेयर प्लास्टिक। मल्टी लेयर प्लास्टिक क्या होती है? सब्जी लेने गए,
सब्जी वाला जो पतली सी पन्नी देता है ना, वो तो नॉर्मल प्लास्टिक होती है। मल्टी लेयर प्लास्टिक में ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और जनरली क्या होता है कि फर्स्ट लेयर एंड लास्ट लेयर ये होती है प्लास्टिक, और बीच में एल्युमिनियम की शीट होती है बहुत पतली सी। ठीक है, तो जितने भी आपको चीज़ें दिख रही है ना, फास्ट फूड, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जितने दिखेंगे, वो मैक्सिमम मल्टी लेयर प्लास्टिक यूज़ करते हैं। तो ये रूल्स ये भी कहते हैं कि वी विल ट्राई टू, गवर्नमेंट विल ट्राई टू फेज आउट दीज मल्टी लेयर प्लास्टिक। हालांकि ये सब लिखी हुई हैं चीज़ें, प्रैक्टिकली इसको फेज आउट करना बड़ा मुश्किल है। आर दीज रूल्स एप्लीकेबल टू विलेजेस और आर दे रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू द टाउन्स? यस, दीज आर एप्लीकेबल टू विलेजेस ऑल्सो, और गांव में इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्राम सभा की है। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 ये कहते हैं कि जिस भी जगह बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट हुआ, भाई बायोमेडिकल वेस्ट क्या होता है, जैसे मान लो आपको इंजेक्शन लगा कोविड का, तो उसके लिए इंजेक्शन अब लग गया, तो जिस सिरिंज से आपको लगाया वो सिरिंज हमेशा के लिए बेकार हो गया, उस सिरिंज को किसी के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। दैट इज़ अ बायोमेडिकल वेस्ट। ऑपरेशन हो रहा है, कोई आपकी बॉडी का ट्यूमर है, ट्यूमर को हटा के फेंक दिया बाहर, ऑर्गन निकाल दिया, एम्पुटेशन कर दिया, वो भी ह्यूमन वेस्ट है। ठीक है ना, वो भी बायोमेडिकल वेस्ट है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनका आपको जहाँ पे ये वेस्ट जनरेट हुआ वहीं पे आपको उसको हल्का सा ट्रीट करना है, प्री ट्रीटमेंट, ताकि उसकी इन्फेक्शन रेट उसका थोड़ा कम हो जाए, वो उतना इन्फेक्शियस ना रहे। अलग अलग क्लासीफाई करो, सेग्रीगेट करो 4 कैटेगरीज में उसको, कि ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, सॉइल्ड वेस्ट है, बायोटेक वेस्ट है, कैसा वेस्ट है। एंड उसी फैसिलिटी में, हॉस्पिटल में, क्लिनिक पे जहाँ पे जनरेट हुआ है, वहीं पे उसकी सेफ स्टोरेज की फैसिलिटी होनी चाहिए। सेफ स्टोरेज के बाद ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जाए एक कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी में। भाई मान लो छोटा सा क्लिनिक है, छोटा सा हॉस्पिटल है, हर क्लिनिक और हॉस्पिटल में तो कोई फैसिलिटी होगी नहीं बायोमेडिकल वेस्ट को ठीक से ठिकाने लगाने की। वहाँ पे सिर्फ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए स्टोर कर सकते हो, उसके बाद उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा एक कॉमन फैसिलिटी में जहाँ पे उसको तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए। एंड जो हेल्थ केयर वर्कर्स इन पे डील करते हैं, इनको हैंडल करते हैं बायोमेडिकल वेस्ट को, उनकी भी रेगुलर ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, ताकि वो बीमार ना पड़ जाएं। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें इन रूल्स की जो कि प्रीलिम्स में आ सकती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2019 में क्वेश्चन आया था सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के बारे में, राइट। अब इसमें सही ऑप्शन है सी। अब देखो, एक तरीका तो ये है कि आप बहुत सारे रूल्स रट लो। अब बहुत सारे रूल्स रटना मुश्किल रहता है, इसलिए मैंने आपको इन दोनों रूल्स में प्लास्टिक और बायोमेडिकल के लिए भी सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी हैं। बाकी चीज़ें ना थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करके जितना हो जाए उतना अच्छा, ऐसे सोच के जाओ, सारी चीज़ें याद मत करो। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में 2019 वाले में हम क्या सोच सकते थे। पहला ऑप्शन है वेस्ट जनरेटर हैज़ टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। हम बात कर रहे हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जो घर में सुबह कूड़े वाला आता है ना कूड़ा लेने के लिए, उस वेस्ट को सोचो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। ठीक है, एग्जाम में सोचना में इस तरह से है। तो वेस्ट जनरेटर हम हैं, हम हर रोज सुबह कूड़ा डालते हैं। ही आई हैव टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। यार पागल हो गए हो क्या, मतलब ये काम रह गया है कि घर में जो कूड़ा इकट्ठा हुआ उसको 5-5 कैटेगरी में अलग अलग सेग्रीगेट करोगे? नहीं, तो 5 कैटेगरी बहुत ज़्यादा है। प्रैक्टिकली सोचो तो 2 या 3 होनी चाहिए, कि एक हो गया बिल्कुल ही हैजर्डस वेस्ट, जैसे मरकरी हो गया CFL का, ठीक है, एक हो गया रिसाइक्लेबल, दूसरा हो गया बायोडिग्रेडेबल। तो ऐसे 3 मान लो। ठीक है, 5 बहुत ज़्यादा होगा, तो पहला ऑप्शन हम मार्क कर देंगे, सोच लेंगे यार पहला तो गलत होगा। दूसरा है कि रूल्स आर एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली। जहाँ पे ओनली वर्ड दिख जाए थोड़ा खतरनाक हो जाता है। दूसरी बात, ये अलग अलग चीज़ें पढ़ के, नोटिफाइड टाउन, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, इसको पढ़ के हमें ध्यान आ रही है लक्ष्मीकांत। जैसे लक्ष्मीकांत एक चैप्टर में लिखा था ना कि कुछ 7 या 8 तरीके की एरियाज़ होते हैं। ठीक है, कुछ कैंटनमेंट एरिया और टाउनशिप वगैरह अलग अलग तरीके की होती हैं। तो उसमें से अगर इनको अर्बन एरिया में इम्प्लीमेंट करना भी है तो इन्हीं 3 में क्यों करेंगे, बाकियों में भी करेंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा डाइसी सा लग रहा है, मतलब ये हो सकता सही हो सकता गलत हो, बट गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके थोड़े।
लास्ट वाला देखो, इट इज़ मैंडेटरी ऑन पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर हमारे लिए दैट द वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव्ड टू अनदर डिस्ट्रिक्ट। ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना। आप ये देखो कि मान लो कोई बड़ा शहर है, दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ की कोई पॉश इलाका है, कोई जैसे ना साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई, बड़ा पॉश एरिया है, वहाँ पे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है, क्या उसको वहीं पे आपको डिस्पोज करना पड़ेगा? नहीं। मतलब वो इलाका इतना बढ़िया सा है, ठीक है ना। ऐसे जनरली होता है ना कि मान लो कोई सिटी है तो सिटी में एक या दो इलाके ऐसे होते हैं वहाँ पे लैंडफिल वगैरह होती है, तो मैक्सिमम वेस्ट वहाँ पे जाता है सारा। ठीक है, आपका कोई हर डिस्ट्रिक्ट का वेस्ट उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहेगा, डिस्ट्रिक्ट से बाहर नहीं आएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वगैरह वगैरह। बहुत ही हार्ड स्टैंस लग रहा है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। तो बस है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ये कहता है रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। ये लग रहा है कि ये रूल्स बताते हैं ये लैंडफिल कहाँ पे होनी चाहिए, लोगों के बिल्कुल घर के पास में ना हो, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ पे होने चाहिए, उनके लिए गाइडलाइंस ये देता है। हाँ, तो ये चीज़ हो सकती है, ये थोड़ा ठीक से लग रहा है। तो चाहो तो ये चीज़ याद कर लो, चाहो तो थोड़ी कॉमन सेंस यूज़ कर लेना, क्या पता आंसर सही हो जाए। मतलब नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो ऐसे सोच सकते हो। इस क्लास के लिए इतना ही। अगली वीडियो जब आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली मिल जाए। इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच।